स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। पिछले एपिसोड में आपने सुना अति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब लड़कियां उसके भाई मैक्स को उस तरह घूर रही थीं। उसका मन अंदर से जल रहा था, लेकिन चेहरा बस नाराजगी से भरा था। ये कैसे भाई को घूर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सब लड़कियां बहुत गंदी है। अति बड़बड़ाई और तेजी से मैक्स के पास गई। भाई जल्दी चलिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैक्स को कुछ समझ नहीं आया। वो मुस्कुराया और चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। लेकिन अति की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही उनकी कार वहां से निकली, पीछे से मोना की जलती हुई आवाज आए, आज तो उस मिष्टी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल कौन बचाएगा। और फिर एक जहरीली हंसी गूंज उठी। लेकिन सवाल ये है, क्या अति अपने भाई को इन लड़कियों से बचा पाएगी? क्या मैक्स को इन इरादों की भनक तक है? और मोना, आखिर वो क्या प्लान कर रही है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। और अगर आपको भी जानना है मिष्टी और मैक्स की इस कहानी का अगला मोड़, तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैप्टर 41, मुझे बस वो लड़की चाहिए। रॉयल विला। सब साथ में डिनर कर रहे थे। वहां बहुत शांति छाई हुई थी, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। अति बार बार अपनी नजरें ईशा उधर घुमा रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी के बोलने का वेट कर रही हो ताकि खुद बोल सकते। अति को अब बहुत बोरियत महसूस होने लगा था। अति मन ही मन बड़बड़ाए, आज सब डेविल की तरह क्यों मुंह बनाकर बैठे हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो फिर से अपनी नीली आंखों से सबको देखने लगी और तभी उसकी नजर नील के गर्दन पर गई, जहां पर स्वरा के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आखिर दिखाई भी कैसे नहीं देते, स्वरा ने इतने कसके जो कटा था। अति उस निशान को देख परेशानी से बोली, भाई ये अपने नेक में क्या हुआ है? अति का सवाल सुनते ही नील, जो खाना खाने में मस्त था, उसका खाना उसके गले में ही अटक गए और वो जोर जोर से खांसने लगा। वही सबके हाथ भी रुक गए और सब नील की गर्दन को देखने लगे। वही अति नील को इस तरह से खस्ता देखा परेशान होकर से बोली, भाई पानी पीजिए। नील जल्दी से पानी पीता है और जब उसे थोड़ी राहत मिलती है तभी उसे एहसास होता है कि अक्ष को छोड़ सब उसके गर्दन को ही घूर रहे हैं। तो नील हड़बड़ा कर झट से अपना हाथ वहां रखकर उसे छुपा लेता है। लेकिन उसका किस्मत आज उसका बिल्कुल भी साथ देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि नील जिस हाथ से अपना गर्दन छुपाने की कोशिश कर रहा था, उस हाथ में भी स्वरा के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अति उन निशान को अच्छे से देखने लगी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो दांतों के निशान है। अति हैरानी से बोली, भाई ये आपके हाथ में किसने काट लिया? सबको पहले से ही इस बारे में पता था, क्योंकि लक्ष्य ने सब बड़े चहकते हुए ये बात बताई थी। आखिर ऐसा भी हो सकता है जब लक्ष्य को नील का मजाक उड़ाने का मौका मिले और वो उसे ऐसे ही छोड़ दे? ऐसा तो होने से रहा। उसने तो पूरी बातें किसी मूवी सीन की तरह बड़े मस्त होकर बताई थी और सच में सबको सुनकर ही बड़ा मजा आया था। उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था, इसलिए नहीं कि स्वरा ने नील को काट लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सीन मिस कर दिया। लक्ष्य को तो नील का चेहरा देख बड़ा मजा आ रहा था, वहीं नील को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अधिक मुस्कुराया और अति को देखकर बोला, कुछ नहीं लिटिल, किसी जंगली बिल्ली ने काट लिया है। अति हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, वाइल्ड कैट। लक्ष्य नील को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ भाभी, जंगली बिल्ली आपको पता है, उसकी और नील की बिल्कुल भी नहीं जमती। जब भी दोनों मिलते हैं बस बरसों के पुराने दुश्मन की शुरू हो जाते हैं। लक्ष्य नील के फूल मजे ले रहा था, जिससे नील को गुस्सा आने लगा था। अति नील को देखने लगी और बड़ी ही हैरानी से बोली, भाई आप कैट से फाइट करते हो, आपको डर नहीं लगता? अति की वो मासूमियत भरा सवाल सुन सबको नील पर बहुत हंसी आ रही थी। वही अति को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि सब किसी जंगली बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसे कौन बताए, सब उसकी बेस्टी के बारे में बातें कर रहे थे। नील लक्ष्य को बुरी तरह घूरते हुए बोला, मैम आप इसकी बातों पर ध्यान मत कीजिए। मैं किसी बिल्ली के मुंह नहीं लगता, और जंगली बिल्ली के तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं वो खुद ही क्यों बार बार मेरे रास्ते में चली आती है और काट कर चली जाती है। लक्ष्य नील की बात पूरी होने से पहले ही बोला और उसकी बात सुनते ही सब हंसने लगे। सबको खुद पर यूं हंसता देख नील को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नील अपने कमरे में ना जाकर लक्ष्य के कमरे में चला जाता है और जी भरकर उसे सुनता है। वो लक्ष्य पर बरसते हुए, साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नील लक्ष्य को बेड पर पटक कर उसके पीठ पर बैठ जाता है और उसे जी भरकर मरने लगता है। लक्ष्य खुद को छुड़ाते हुए बोला,
यार क्या कर रहा है, मैं मार जाऊंगा, छोड़ मुझे। लेकिन नील उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका मन नहीं भरता। वही अक्ष एकटक अति को देख रहा था जो बड़ी सुकून से सोई हुई थी। अक्ष अति के माथे को चूमा कर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह गुस्से से उबल रहे थे। उनके सामने उनके कुछ आदमी सर झुकाकर खड़े थे। वो उन पर गुस्से से बरसते हुए बोले, एक काम बोला था तुम लोगों से, लेकिन तुम लोगों से वो भी नहीं हो पाया, जाकर कहीं डूब मारो। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, जिससे सबको बहुत डर लग रहा था। उनके सामने खड़े आदमियों में से एक आदमी जो उनका हेड था शर्म से सर झुकाकर बोला, बॉस हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन। उस आदमी की बात पूरी होने से पहले ही महेंद्र सिंह गुस्से से चिल्लाए, लेकिन क्या? हा? लेकिन क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की तुम लोगों से ढूंढी नहीं जा रही? उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखते थे और उनके सारे आदमी मिलकर एक लड़की को नहीं खोज पा रहे थे। ये बहुत शर्म की बात थी उनके लिए, और ऊपर से विवेक का पागलपन अब बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बेटे को जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो अपनी गन उस हेड आदमी पर पॉइंट करते हुए बोले, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, मुझे बस वो लड़की चाहिए। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे तुम, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं सबको जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वो सारे आदमी हाँ में सर हिलाते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। उनके सारे आदमी भी परेशान थे। उनकी लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि वो किसी इंसान को महीनों से ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके बारे में उन्हें एक छोटी सी खबर तक नहीं मिली थी, जिससे अब उसका दिमाग भी काफी खराब हो चुका था। वो जानते थे उनके बॉस का गुस्सा, इसलिए इस बार उन्होंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करके उस लड़की के बारे में जानकारी निकल कर रहेंगे। और वैसे भी अब वो विवेक का टॉर्चर सह सहकर थक हो चुके थे। सुबह का वक्त बालकनी से आती सूरज की रोशनी से अति कसमसाने लगी और अपने चेहरे पर हाथ रख बोली, डेविल सोने दीजिए ना, आप हर बार मुझे परेशान नहीं कर सकते। अक्ष जो बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था, अपनी आंखें छोटी कर बोला, अच्छा मैंने कब तुम्हें परेशान किया है? अति को लगा वो कोई ड्रीम देख रही है। वो नींद में ही बोली, आप ना डेविल हो, मुझे हर बार परेशान करते हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए यहां से। इतना बोल अति दूसरी तरफ करवट लेने लगी तो और ये देखते ही अक्ष का चेहरा डार्क हो गया। उसने एक झटके से अति को अपनी तरफ खींच कर लिया। अक्ष के ऐसा करते ही अति उससे चिपक गई और फिर से सो गई। अक्ष उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, कभी भी मुझे मुंह मत फेरना वाइफी, क्योंकि मैंने ये हक तुम्हें कभी नहीं दिया। अक्ष अति की कमर को पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लेता है। जब अति को नींद में ही खुद के कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई तो उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अक्ष का डार्क फेस देखते ही वो एकदम से डर गई। अक्ष अति की आंखों से गहराई से झांकते हुए बोला, तो क्या कह रही थी तुम वाइफी, मैं तुम्हें परेशान करता हूं? हाँ। अक्ष की वो आंखें अति को और भी ज्यादा डरा रही थी। वो हड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन वो चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि अक्ष उसके ऊपर कुछ इस तरह से झुका हुआ था कि वो हिल ही नहीं पा रही थी, और अक्ष का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था, जिससे अति को अक्ष की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो उसका दिल धड़कने के लिए काफी थी। अति एकदम से मना करते हुए बोली, नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। अति ने बड़ी मुश्किल से अटक अटक कहा था। अक्ष हल्का मुस्कुराया और उसके ऊपर और झुकते हुए बोला, क्या सच में? अति जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, सच्ची। अक्ष अपने होठ से अति की छोटी सी नाक को रफ करते हुए बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, ओके। अति बस हाँ में सर हिलाती है तो अक्ष उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। अक्ष के वहां से जाते ही अति एक गहरी सांस लेती है और अपने तेजी से धड़कने हुए दिल को जल्दी से रिलैक्स करती है और जल्दी से रेडी होकर नीचे जाती है, क्योंकि उसे कल कॉलेज में काफी मजा आया था। ये पहली बार था जब वो खुलकर अकेले कहीं गई थी या रही थी। निरंजन जी उसे स्कूल टाइम में भी अकेला नहीं छोड़ते थे, हमेशा उसके आसपास कोई ना कोई जरूर रहता था। अति को उसका रीजन अब तक समझ नहीं आया था। उसने कई बार पूछा, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। कभी कभी उसे बहुत घुटन सी होती थी, उसे रोने का मन करता था, उसे अपने कमरे से चिढ़ सी होने लगी थी, मन करता था कहीं भाग जाऊं, और इसी तरह उसने अपनी पूरी स्कूलिंग पूरी की थी। लेकिन अब वो कॉलेज में आकर बहुत खुश थी। यहाँ उसे कोई कैद नहीं करता था, वो जहां चाहे जा सकती थी, किसी से भी बात कर सकती थी, कोई उस पर नजर रखना वाला नहीं था। लेकिन वो गलती थी, क्योंकि अक्ष की नजरें उस पर बराबर बनी हुई थी। बस अति को इसकी कोई खबर नहीं थी। सबके साथ ब्रेकफास्ट कर अति मैक्स के साथ कॉलेज चली जाती है।
मैक्स अति का बैग लेकर बोला, मैम चलिए मैं आपको क्लास तक छोड़ देता हूँ। अति जल्दी से मना करते हुए बोली, भाई मैं चली जाऊंगी। अति नहीं चाहती थी कोई फिर से मैक्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करते, इसलिए वो उन लड़कियों से मैक्स को दूर रखना चाहती थी। मैक्स अति को हैरानी से देखने लगा और बोला, मैम जिद मत कीजिए, बॉस ने कहा है आपका अच्छे से ख्याल रखने को, चलिए मैं आपको छोड़कर आता हूँ। मैक्स को अति की टेंशन हो रही थी, वो जानता था बड़े कॉलेज में कैसी कैसी लड़कियां रहती है। अति भी जिद करते हुए बोली, भाई आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूं, मैं खुद से चली जाऊंगी। अति ने मुंह फूला लिया था। मैक्स मुस्कुराया क्योंकि अति ने जिस तरह से ये कहा था वो बहुत क्यूट लग रही थी। मैक्स अति की हरकतें देख कहना चाहता था कि आप सच में बच्ची हो, लेकिन अति को नाराज करने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। वो अति के फूल हुए गालों को देख एक गहरी सांस लेकर बोला, ओख हो के आप बच्ची नहीं है अब खुश। अति का चेहरा खिल गया, वो तुरंत मैक्स के हाथों से अपना बैग लेते हुए बोली, तो फिर आप जाओ मैं चली जाऊंगी। अब मैक्स को कुछ बोलते ही नहीं बना और वो लाचारी से अपना सर हिलाकर बोला, अपना ख्याल रखिएगा। अति हाँ में सर हिलाकर बोली, भाई प्लीज मैं कहीं ट्रिप पर नहीं जा रही। मैक्स बस मुस्कुरा देता है और एक नजर अति को देखकर उसे बाय बोलकर चला जाता है। अति जल्दी जल्दी अपनी क्लास की ओर जाती है और जैसे ही क्लास के अंदर आती है तो उसे मिष्टी दिखाई देती है जो शायद उसकी का वेट कर रही थी। अति क्यूट सी स्माइल करते हुए अंदर जाती है और जैसे ही मिष्टी उसे देखती है तो उसके फेस पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। वो अति को फर्स्ट सीट पर बैठा कर बातें करने लगी है, कल किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मिष्टी ने पूछा तो अति जल्दी से बोली, नहीं किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, कल तो मुझे बहुत मजा आया था। अति को भी उससे बात करना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मिष्टी अपनी क्लास चली जाती है और अति का पहला क्लास स्टार्ट हो जाया है और वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही 3 क्लास खत्म हो गया। अब अति को बहुत तेज भूख लगने लगा था। उसने अपना टिफिन बॉक्स खोला तो मुंह ही बन गया क्योंकि उसमें सैंडविच था। अति मुंह बनाकर उस सैंडविच का एक बाइट लेती है तो उसे ये बहुत टेस्टी लगता है और वो जल्दी जल्दी खाते हुए बोली, नोट बैंड ये काफी टेस्टी है। वो जल्दी से अपना टिफिन बॉक्स फिनिश करती है और टाइम देखती है तो अभी दूसरी क्लास के लिए बहुत टाइम था। अति टिफिन बॉक्स अपने बैग में रखते हुए बोली, अभी तो बहुत टाइम है, तब तक मैं कॉलेज घूम लेती हूँ। वैसे भी ये इतना बड़ा कॉलेज का मैंने एक छोटा सा हिस्सा भी अच्छे से नहीं देखा कहा है। वो जल्दी से अपने क्लास से निकल जाती है और चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगती है। अति को कॉलेज बहुत पसंद आया था। वो घूम ही रही थी कि कोई अचानक से उस पर झपट पड़ा। अति की डर से एक तेज की चीख निकल गई क्योंकि वो इंसान बहुत जोरों से उस पर झपट पड़ा था। आखिर कौन है ये इंसान? कौन है वो लड़की जिसे महेंद्र सिंह पागलों की तरह खोज रहा है? क्या वो लड़की उन्हें मिल जाएगी? और आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि एक माफिया होने पर भी उसे एक लड़की की छोटी सी खबर तक नहीं मिल पा रही है? चैप्टर 42। वैसे मानना पड़ेगा कुछ तो बात है उस लड़की में। किसी के इस तरह झपटने से अति बहुत बुरी तरह डर गई थी। वो धीरे से अपनी सहमी हुई नजरें उठाकर उस इंसान को देखती है, लेकिन जैसे ही उसने उस इंसान को देखा जिसने उसे कस के गले से लगाया था, उसे देखते ही अति खुद उसे कस के हक करे लेती है। वो लड़की अति को अपने सामने देख खुद को रोक नहीं पाए और उनके आंखों से झरझर पानी आने लगा और रोते हुए अति को और भी कस के हक कर बोली, मेरी जान कहाँ थी तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया है। अति की आंखें नम हो गई थी। वो रुंधे गले से बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत 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 ज्यादा। वो लड़की जिसने अति को कस के जकड़ रखा था वो भी नम आंखों से बोली, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी जान। अति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद उसने स्वरा को देखा था। स्वरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी अति खड़ी है जिसे वो कई दिनों से पगलों की तरह ढूंढ रही है, लेकिन आज तक उसको अति की एक भनक भी नहीं लगी थी। स्वरा अति के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़कर? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे मेरी याद नहीं आती थी? अति बिना कुछ बोले कस के उसे जकड़ लेती है। अति को आज बहुत खुशी महसूस हो रहा था। दोनों कई मिनट तक एक दूसरे को यूं ही जकड़े रहे। फिर अचानक ही स्वरा को कुछ याद आया। वो जल्दी से अति से दूर होकर उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। स्वरा को इस हरकत को देखकर अति को कुछ समझ नहीं आया। तभी स्वरा अति को फिर से हक कर बोली, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं?
अति को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए सब कितना परेशान हुए हैं और क्या क्या हुआ है उसके लिए। वो प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना बोल वो स्वरा से थोड़ा दूर होकर 2 बार गोल घूमकर उसे अच्छे से खुद को दिखाती है। अति की इस हरकत को देख स्वरा के होठों पर एक मुस्कान छा जाती है और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तभी अति की नजर स्वरा के हाथों पर जाती है जिस पर खरोच आई हुई थी। अति उन्हें टच कर परेशानी से बोली, ये कैसे हुआ, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना। स्वरा जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, हो रहा था लेकिन अब तुझे देखते ही सब ठीक हो गया। स्वरा अति को अपने सामने देखते ही भूल गई थी कि उसे चोट भी आई है। कल तक जिस चोट से उसे दर्द हो रहा था, अति को देखते ही वो इतना खुश हो गई कि उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ और वो अति से कसके लिपट गई। इतने दिनों से अति के ना मिलने पर स्वरा बहुत डर सी गई थी। उसके दिल में धीरे धीरे एक डर समा गया था कि कहीं उससे देर ना हो जाए, कहीं वो अपनी अति को खो ना दे। लेकिन आज अति को अपने सामने इतना खुश और सही सलामत देखकर स्वरा को बहुत 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 खुश हो रही थी। इतनी खुशी शायद ही उसने कभी महसूस की होगी। स्वरा अति के गालों को सहलाते हुए बोली, तूने मेरी जान निकल दी थी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। तुझे पता है ना मेरी जान बसती है तुझमें, तो फिर क्यों चली गई थी मुझसे दूर। अति स्वरा की आंखों से बह रहे आंसू को साफ करते हुए बोली, मैं तुझसे दूर नहीं गई थी, वो तो डेविल मुझे अपने साथ ले आए थे और तुझे पता है वो मुझे कहीं जाने नहीं देते। अति की बात सुन स्वरा हैरानी से उसे देखने लगी। स्वरा अति का हाथ पकड़कर एक खाली क्लास में ले जाती है और उसे बैठा कर परेशानी से बोलती है, कौन लेकर गया था तुझे, और उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना। स्वरा अब अति का फेस को अच्छे से देखने लगी, कहीं अति को कहीं चोट तो नहीं आई है, वो पूरी तरह से ठीक तो है ना। स्वरा अति को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से स्कैन करने लगी क्योंकि वो जानती थी उसकी अति कितनी मासूम है। स्वरा की इस हरकत को देख अति जल्दी से बोली, ये क्या कर रही हो। स्वरा वैसी ही अति को चेक करते हुए बोली, चुप, मुझे देखने दे, तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना, किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना। देख, मुझे सब सच सच बताना, क्या हुआ था तेरे साथ, कहाँ थी तू अब तक, मुझे सब कुछ जानना है। अति को अक्ष की याद आने लगी। उसका वो हैंडसम सा चेहरा उसके सामने घूमने लगा और वो अनजाने में ही मुस्कुराते हुए बोली, नहीं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, और पता है अब ना मेरे 5 बिग ब्रदर है और मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत बहुत अच्छे हैं और डेविल भी। लास्ट का लाइन उसने बहुत ही धीरे से कहा था, पता नहीं क्यों पर अति को अक्ष की बहुत याद आ रही थी। स्वरा अति को हैरानी से देखने लगी और बोली, ये तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पूरी अच्छे से बात, मुझे सब जानना है, अब तक जो भी तेरे साथ हुआ है मुझे वो एक एक बात जानती है। अति भी किसी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाकर अक्ष की पहली मुलाकात से उसकी शादी, फिर उसका मुंबई आना, फिर उसके भाइयों से मिलना, उसका उन सभी से दोस्ती होना, फिर वो मॉल से आते वक्त की फायरिंग, फिर अक्ष का उसका इतना केयर करना और निरंजन जी से मिलना, अधिक के मॉम डैड से मिलना, और अब कॉलेज। अति सारी बातों को एक एक बताने लगती है। स्वरा जैसे जैसे अति की बातों को सुनती जा रही थी उसके चेहरे के भाव वैसे वैसे बिगड़ते ही जा रहे थे। वो बहुत हैरान थी और अति की शादी की बात सुन तो स्वरा जैसे सदमे में चली गई थी। वो अति को हैरानी से देखते हुए बोली, तूने शादी कर ली। अति बड़ी ही मासूमियत से बोली, नहीं, डेविल ने मुझे कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन डैड ने कहा तो मैं मान गई। वैसे भी अगर मैं मना करती तो डेविल गुस्सा हो जाते हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। स्वरा ने अपना सर पकड़ लिया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी एक ही बार मिलने से किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है, और वो भी उसके मिलने के दूसरे दिन ही। अति अब भी अक्ष के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना फोन में टाइम देखा तो उसके क्लास का टाइम होने वाला था। वो स्वरा को हग कर बोली, अभी मेरे क्लास का टाइम हो चुका है, अब मुझे जाना होगा, मैं बाद में तुझसे मिलती हूँ, ओके। स्वरा खोए हुए ही हाँ में सर हिलाती है तो अति भागते हुए अपने क्लास की ओर चली जाती है। स्वरा को सब कुछ अनजुझा हुआ लग रहा था। वो इतना तो अच्छे से समझ चुकी थी, जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ तो है। और सबसे हैरान तो वो इस बात से थी कि निरंजन जी इस शादी के लिए मान कैसे गए। स्वरा अपना सर पकड़कर बैठ गई और मन ही मन बोली, अभी तो अति को शादी का मतलब भी नहीं पता, वो तो छोटी बच्ची है, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अति को किसी अनजान आदमी के साथ शादी के बंधन में कैसे बांध सकते हैं। आखिर उसने मेरी अति से शादी क्यों की, इसकी क्या वजह हो सकती है।
अति की बातों से तो ऐसा लगता है जैसे वो अति के बारे में सब कुछ जानता है। क्या ऐसा हो सकता है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वरा का दिमाग घूम रहा था। असर इंडस्ट्री आज नील लक्ष्य से कल की वजह से गुस्सा था और पूरी रात से लक्ष्य को इग्नोर कर रहा था। सबने उसका खून मजाक उड़ाया था। अब उसने सोच लिया था अगर इस बार वो जंगली बिल्ली उसे कहीं दिखाई दी तो वो अपना बदला अच्छे से लेकर रहेगा। लक्ष्य नील के सामने बैठा था और उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को अच्छे से देख रहा था। वो पेन से खेलते हुए बोला, यार वैसे मानना पड़ेगा कुछ तो बात है उस लड़की में जिसने 2 ही मुलाकात में तुम्हारी नींद चैन चुरा लिया है। अब देखो ना, ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा है लेकिन फिर भी तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान तो तुम्हारी उस जंगली बिल्ली पर है। लक्ष्य ने आखिरी की लाइन पर बहुत जोर लगाकर कहा था जिससे नील को चिढ़ा सकते, और हुआ भी वैसा ही। नील लक्ष्य के हाथों से उसका वो पेन लेकर उसके आंखों के ठीक सामने कर बोला, आजकल तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा है। अब अगर उस जंगली बिल्ली के बारे में एक भी शब्द कहा तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। लक्ष्य नील के ऐसा करने से जल्दी से अपनी दोनों आंखों को अपने दोनों हाथ रख कर देता है जैसे अपनी आंखें बचाने की कोशिश कर रहा हो। लक्ष्य की इस हरकत से नील आंखें छोटी कर उसे देखने लगा और बोला, तुझे क्या लगता है ऐसा करने से तेरी आंखें बच जाएगी? लक्ष्य और कस के अपने आंखों को कवर कर लेता है और कुछ देर बाद धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलकर पप्पी सा फेस बनाकर बोला है, यार मुझ पर क्यों गुस्सा होता है? मेरी आंखें फोड़कर कौन सा तुझे सुकून मिलन वाला है? चल कहीं बाहर चलते हैं और कुछ ठंडा पीते हैं, तुझे उसकी बहुत जरूर है। लक्ष्य की बात सुन नील पेन को वही पटक कर उसके केबिन से निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही लक्ष्य पेन को दोबारा से उठाकर खेलने लगता है और मुस्कुराने लगता है। कॉलेज में आज अति की क्लास जल्दी खत्म हो गई थी क्योंकि आज फ्राइडे था और इस दिन उसकी 2 क्लास नहीं होती थी। वो अपने क्लास में बैठे बैठे स्वरा का वेट कर रही थी, तभी मैक्स का कॉल आया और जैसे ही उसके कॉल पिक किया सामने से मैक्स बोला, मैम आपकी सारी क्लास हो चुकी है तो अब हमें घर चलना चाहिए। मैक्स को अति के क्लास टाइम की पूरी जानकारी थी। वो जानता था आज अति की जल्दी क्लास खत्म होगी। अति जल्दी से मना करते हुए बोली, भाई मुझे अभी घर नहीं जाना। अति को स्वरा से बहुत सारी बातें करनी थी, आखिर कितने दिनों बाद आज तो दोनों मिली है। मैक्स बड़ी रिस्पेक्ट से बोला, मैम बॉस आपका कार में वेट कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। अक्ष का नाम सुनते ही अति की बोलती ही बंद हो गई। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, अब स्वरा तो यही पड़ेगी, मैं कल उससे मिल लूंगी। अभी मुझे जाना होगा वरना अगर वो गुस्सा हो गए तो मेरी तो खैर नहीं। अति जल्दी से हाँ बोलकर लगभग भागते हुए बाहर आए। वो जैसे ही कॉलेज गेट के बाहर आए तो उसने देखा मैक्स उसी का वेट कर रहा था। मैक्स को देखते ही अति के चेहरे पर मुस्कान छा गई क्योंकि इस बार मैक्स ने अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था जो कि अति को इच्छा थी। अति ने सुबह कहा था कि वो जब भी उसे कॉलेज छोड़ने आए तो मास्क पहन कर आए। अब मैक्स अपनी लिटिल सिस्टर की बातों को मना कैसे कर सकता था, तो पहन लिया मास्क। लेकिन मास्क में तो वो और भी हैंडसम लग रहा था। भले ही उसका फेस पूरा दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसकी बॉडी देख कोई भी बता सकता था वो कितना हॉट बंदा है। अति के होठों पर एक मुस्कान खिल गई। वो जल्दी से मैक्स के पास आकर बोली, भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैक्स मुस्कुरा दिया। वही अंदर बैठा अक्ष जो एकटक अति को ही देख रहा था। अति की बात सुनते ही अपनी सर्द नजरों से दोनों को घूरने लगा। कार की मिरर ब्लैक थी जिससे अंदर से वो बाहर का सब देखा जा सकता था लेकिन बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता था। मैक्स अति के लिए कार का डोर खोलता है तो अति जल्दी से अंदर बैठ जाती है। उनकी कार स्टार्ट होती है और वहां से निकल जाती है। अति अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि अक्ष उसे उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने गोद में बैठा लिया। अक्ष ने ये सब इतनी जल्दी में किया था कि अति बस देखते ही रह गई। उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। खुद को अक्ष की गोद में महसूस कर उसके होठों पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अति को भी अब ये अच्छा लगता था। उसे हमेशा से अक्ष से एक अपनेपन का एहसास होता था, जैसे वो अक्ष को बहुत पहले से जानती हो। अक्ष अति को अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे ही देखने लगता है। अति वैसे ही आराम से बैठे हुए बोली, आपको पता है आज क्या हुआ? आज ना। अति अपनी बातें बोलते हुए जैसे ही अक्ष का फेस देखती है तो एकदम से चुप हो जाती है। अक्ष का फेस इस वक्त इमोशनलेस था और वो एकटक अपनी गहरी नजरों से अति को देख रहा था। अति आज बहुत खुश थी। वो अक्ष को बताना चाहती थी कि वो आज अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली थी और उनके बीच क्या क्या बातें हुई, लेकिन अक्ष की वो गहरी नजरें को खुद पर देखकर उसके शब्द उसके गले में ही कहीं अटक से गए।
अक्ष अति के कमर पर को पकड़कर उसे अपने करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम रुक क्यों गई? बोलो, क्या कह रही थी तुम? अति भी उसकी आंखों में ही देख रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं है। उससे अक्ष से डर लगता था। अक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला, वाइफी मैंने कुछ कहा तुमसे, बोलो क्या कह रही थी तुम? अति को अक्ष की उन काली गहरी आंखों से डर लगता था, जिससे अक्ष एकटक उसे ही देख रहा था। नील और स्वरा की कैसी होगी अगली मुलाकात? क्या स्वरा कभी सच्चाई जान पाएगी? वैसे कभी अपने सोचता है अक्ष ने अति जैसी मासूम लड़की से कैसे शादी कर ली? चैप्टर 43 तुम मेरी मेडिसिन हो। जैसे ही स्वरा का क्लास खत्म होता है, वो जल्दी से अपना बैग पैक करती है और अति के क्लास की तरफ चली जाती है। उसे पता था अति की क्लास किस साइड है। वो जल्दी से अति की क्लास में जाती है, लेकिन अति उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। स्वरा सबसे पूछने लगती है, लेकिन वो सभी लड़कियां स्वरा को कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि उसे इस तरह से घूरता है जैसे उसने उनसे पूछकर कोई गुनाह किया हो। उनकी इस हरकत से स्वरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी एक लड़की उसे बताती है कि आज उनकी 2 क्लास नहीं होती है। स्वरा ने एक नज़र सभी गर्ल्स पर डाली तो सारी मस्ती करने में लगी हुई थी। क्लास तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो सभी क्लास में अपना टाइम पास कर रही थी। कुछ लड़कियों का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वहां की लगभग आधे से ज्यादा लड़कियों ने मॉडर्न और शॉर्ट्स कपड़े पहन रखी थी। कुछ ही ऐसी थी जिन्होंने नॉर्मल और इंडियन कपड़े पहने थे, लेकिन वो उन लड़कियों से काफी सुंदर लग रही थी। स्वरा उन सभी को देखकर अपनी मासूम अति को याद कर बोली, पता नहीं मेरी अति इन लोगों के बीच कैसे रहेगी। ये सभी देखने से ही कितनी चालाक लगती है। स्वरा समझदार थी, उसे पता था दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं, और अभी उसके सामने जो लड़कियां थी उसके चेहरे से उनका घमंड साफ झलक रहा था। स्वरा को लगा अति यही कहीं कॉलेज में होगी। वो जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और पूरी कॉलेज में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन अति रहे तब ना मिलेगी। स्वरा को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े कॉलेज में वो अति को कहाँ खोजे, लेकिन फिर भी वो अति को खोजने लगी। लेकिन वो कॉलेज इतना बड़ा था कि स्वरा कॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं घूमी थी और बुरी तरह से थक गई और कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर जाकर बैठ गई और परेशान होकर खुद से बोली, कहाँ चली गई तुम? बड़ी मुश्किल से तो मिली थी, अब कहाँ ढूंढ मैं तुम्हें? स्वरा के पास अति का नंबर भी नहीं था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। उसे पूछना चाहिए था अति कहाँ रही है, उनका नंबर लेना चाहिए था। वो काफी देर तक वही बैठी रही और फिर बुझे मन से अपने घर आ जाती है। वही कार में अति अक्ष को देखने लगती है तो अक्ष उसे देखकर सॉफ्ट सी टोन में बोला, बताओ क्या बता रही थी तुम? अति अब हल्की सी स्माइल करती है और स्वरा के बारे में बताने लगती है। वो बिना रुके बोले ही जा रही थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। अति कितने दिनों से स्वरा को मिस कर रही थी और आज दोनों मिली थी, जिसकी खुशी अति के चेहरे से साफ झलक रही थी। अति बोलते बोलते ही बार बार अपनी वो बड़ी बड़ी पलकें झपका रही थी, जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत थक गई थी, जो उसकी बार बार झपकती पलकें साफ बता रही थी। अक्ष अति की पलकें देखकर सब समझ गया था। उसने अति के होठ पर अपनी एक उंगली रख दी तो अति के चलते होठ रुक गए। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष उसके होठ से अपनी उंगली हटा देता है। अति उसे ही देख रही थी। अक्ष उसका सर अपने सीने से लगाकर बोला, वाइफी तुम थक गई हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। अति कुछ नहीं बोलती है क्योंकि सच में वो थक गई थी। वो वैसे ही अपना सर अक्ष के सीने में अच्छे से रख लेती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, पता नहीं क्यों, पर अक्ष की बाहों में उसे बहुत सुकून मिलता था। थोड़ी ही देर में उनकी कार रॉयल विला के सामने आकर रुकी। अक्ष ने झुककर देखा तो अति वैसे ही उसकी बाहों में सुकून से सो चुकी थी। अक्ष ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर आते ही अपनी कमरे की ओर बढ़ गया। मैक्स जब अक्ष की बाहों में अति को देखता है तो मुस्कुरा देता है। उसे अति बहुत क्यूट लगती थी। मैक्स जाते हुए अक्ष को देखने लगा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जरा देखो तो डेविल बॉस कितनी परवाह करते हैं अपनी लिटिल वाइफ की, आखिर करे भी क्यों ना, वो है ही इतनी क्यूट सी, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैक्स फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अक्ष अपने कमरे के अंदर आता है। उसकी बाहों में अति किसी छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी। अक्ष अति को बेड पर लेटा देता है और एकटक अपनी गहरी नजरों से उसके मासूम से चेहरे को देखने लगता है। अक्ष प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम ना बहुत इनोसेंट हो और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारे लिए पागल बनाती है।
अक्ष प्यार से अति के दोनों गालों को किस कर लेता है और क्लोजेट में जाता है। थोड़ी ही देर बाद अक्ष बाहर आता है और अपने साथ अति के लिए एक नाइट ड्रेस लेकर आता है और अति को धीरे से उठा लेता है। अक्ष बहुत ध्यान से उसकी ड्रेस चेंज करने लगता है। वो नहीं चाहता था कि अति की नींद खराब हो, इसलिए वो शांति से ये सब कर रहा था। अक्ष जैसे ही अति का ड्रेस अति के कंधे से नीचे करता है, उसकी नजरें अति की वो गोरी मुलायम खुले कंधे पर चली जाती है। अक्ष की गहरी नजरें और भी अति पर गहरी होते जा रही थी। अति उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अक्ष खुद ब खुद अति के चेहरे की ओर झुकने लगा और अति के होठों को एकटक देखने लगा। अक्ष खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके तुरंत अपने होठों अति के होठों पर रख दिए और बहुत ही सॉफ्टली उसे किस करने लगा। अति के होठ बहुत सॉफ्ट थे। अक्ष अति की खुशबू में खोने लगा था। उसने अपनी नजरें उठाकर अति को देखा, जो सबसे बेखबर होकर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके होठों को धीरे धीरे सहला रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सपना नहीं सच था। अक्ष थोड़ा सा नीचे आकर अति के खुले कंधों को अपने होठों से हल्का सा टच कर लेता है और ऐसा करते ही उसे अति की जैसे तलब सी लग गई और तेजी से वहां अपने होठ फेरने लगा। अक्ष के इस टच से अति नींद में कसमसाने लगी थी। वो उसका टच नींद में भी अच्छे से महसूस कर रही थी। अक्ष अति को पा लेना चाहता था, लेकिन कुछ याद आते ही उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। अक्ष आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस लेकर बोला, कंट्रोल अक्ष कंट्रोल, बच्ची है ये, अभी इसके इतना करीब नहीं जा सकता। अक्ष धीरे से वो ड्रेस निकलने लगता है। जैसे जैसे उसके हाथ चल रहे थे, उसकी आंखें अति को बड़ी शिद्दत के साथ स्कैन कर रही थी। अक्ष अब जल्दी से ड्रेस चेंज करता है और बालकनी में चला जाता है, क्योंकि अगर वो यहां और एक पल रुकता तो अति के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। राय का वक्त सिंघानिया मैंशन। नील और लक्ष्य दोनों सिंघानिया मैंशन आए हुए थे। सबने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद मीनाक्षी जी किचन में चली जाती है, वही कबीर जी अपने कमरे में चले जाते हैं। लक्ष्य, नील और अधिक तीनों साथ में अपने में ही मस्ती करने लगते हैं। लक्ष्य अधिक को देखकर बोला, भाई आपको क्या लगता है हमारे वो खड़ूस से भाई को भाभी कैसे हैंडल करती होगी? वो कितनी मासूम सी है। लक्ष्य की इस बात पर अधिक और नील दोनों ही लक्ष्य को देखने लगते हैं। उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। अति को याद कर अधिक हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, वो बेहद ही मासूम है और इसलिए अक्ष के इतना करीब है, और अगर अक्ष ने उसे अपने लिए चुना है तो जरूर उसमें कोई खास बात होगी। अधिक की इस बात पर लक्ष्य भी मुस्कुरा देता है। तीनों अभी बातें ही कर रहे थे कि मीनाक्षी जी किचन से निकलकर उनके पास आ गई। मीनाक्षी जी उन्हें देखकर बोली, तुम लोगों की बहुत बातें हो गई, अब चलो बस भी करो, जाओ चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। मीनाक्षी जी की बात सुन अधिक बोला, यार मॉम, अब हम बच्चे नहीं रहे, आप जाओ, हम सो जाएंगे। मीनाक्षी जी अपने कमर पर हाथ रख बोली, माँ हूं मैं और एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लक्ष्य तपाक से बोला, ओके मदर इंडिया, अब आप जाए, हम सो जाए। मीनाक्षी जी अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कबीर जी बेड पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। उन्होंने कहीं खोया हुआ देखकर मीनाक्षी जी बोली, क्या हुआ आपको? इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? कबीर जी कुछ पल शांत रहने के बाद बोले, क्या अक्ष ने सच में उस बच्ची को पसंद करता है? क्योंकि जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसने कभी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और अब अचानक ही इतनी छोटी सी बच्ची से शादी कर ली। मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीनाक्षी जी उनके पास बैठ गई और उनके हाथ पर हाथ रख बोली, आप अक्ष को जानते हैं, वो अपनी फीलिंग को किसी को दिखाता नहीं है। अक्ष छोटी सी उम्र में अपने मॉम डैड को खोने के बाद बिल्कुल बदल गया है। उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है और ना ही वो किसी से जल्दी घुलता मिलता है। वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन उस बच्ची ने हमारे अक्ष के दिल में अपनी एक अगल ही जगह बना ली है। मीनाक्षी जी की इस बात पर कबीर जी उन्हें ही देखने लगते हैं। मीनाक्षी जी कुछ पल रुक कर बोली, शायद वो बच्ची हमारे अक्ष के लिए ही बनी है, इसलिए तो अक्ष को मिली है। दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं और आपने खुद देखा है, अक्ष उसके साथ खुश रहता है। कबीर जी गहरी सांस लेकर बोले, मैं बस अक्ष को खुश देखना चाहता हूं। उसने पहले ही अपनी छोटी सी उम्र में अपने मॉम डैड को खोया है। मीनाक्षी जी उनके कंधे पर हाथ रख बोली, उन बातों को याद मत कीजिए जिससे तकलीफ होती है। कबीर जी अब कुछ नहीं बोलते हैं। वो विवान और विपाशा अक्ष के मॉम डैड को आज भी बहुत मिस करते थे।
नीचे लक्ष्य, अधिक और नील साथ में बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रॉयल विला। अक्ष बालकनी में खड़ा एकटक चांदनी रात में आसमान को निहारने लगा, लेकिन उसके आंखों के सामने तो सिर्फ अति का चेहरा घूम रहा था। उसे अति चाहिए थी। वो अति के बेहद करीब जाना चाहता था, लेकिन वो ये अच्छे से जानता था अति उसे झेल नहीं पाएगी। वो अभी बच्ची थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अक्ष के चेहरे को छू रही थी। अक्ष आंखें बंद किए हुए खड़ा था कि तभी उसके आंखों के सामने फिर से उस बच्ची का वो खिला हुआ चेहरा दिखाने लगा और उसे देखते ही अक्ष के होठों पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अक्ष आंखें खोलकर एकटक चांद को देखने लगा और एक अजीब सी टोन में बोला, तुम मेरी मेडिसिन हो, वो मेडिसिन जो मुझे हर पल हर वक्त मेरे पास चाहिए। अक्ष काफी देर तक चांद को निहारने के बाद अंदर आ जाता है। अब उसके चेहरे पर एक सुकून छाया हुआ था। अक्ष अति को देखता है जो पूरा फैलकर सोई हुई थी और सोते वक्त और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। ना चाहते हुए भी अक्ष मुस्कुरा देता और उसके साइड में लेट जाता है और उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लेता है। अति भी नींद में उससे चिपक जाती है। आखिर कौन है वो लड़की जो हमेशा अक्ष की आंखों में बसी रहती है? क्या रिश्ता है उसका अक्ष के साथ? चैप्टर 44। भाई आप रो मत। सुबह का वक्त स्वरा अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अति के मिलने वाली बात वो देवेंद्र जी को बताए या नहीं। उसने निरंजन जी से वादा किया था वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। वो कई देर तक ऐसे ही घूमते रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे ये बात डैड को बता देना चाहिए। वो अति को लेकर कितने परेशान है, मैं जानते हुए उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। स्वरा ने अब खुद को शांत किया और देवेंद्र जी को कॉल किया। कुछ ही रिंग में सामने से शालिनी जी ने कॉल पिक कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा, सब ठीक तो है ना? कॉलेज कैसा चल रहा है? और टाइम पर खाना तो खाती हो ना? हमें तुम्हारी बहुत याद आती है बच्चा। स्वरा आराम से सोफे पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मॉम पहले सांस तो ले लीजिए, एक ही सांस में सब बोल देगी क्या? और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुन आपकी खुशी का जैसे को ठिकाना ही नहीं रहेगा। शालिनी जी ने फोन स्पीकर में रखा था। स्वरा की बात सुन देवेंद्र जी जल्दी से बोले, अच्छा ऐसी भी क्या बात है, जरा बताना तो। स्वरा एक गहरी सांस लेकर कुछ देर चुप हो गई और धीरे से बोली, डैड मेरी अति मिल गई और आपको पता है वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। मुझे मेरी अति मिल गई, अब हम साथ में रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ डैड। स्वरा की बात सुन देवेंद्र जी और शालिनी जी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। स्वरा जानती थी यही होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही सब सोच लिया था। उसने इस वक्त उन्हें सच बताना ठीक नहीं समझा। वैसे भी वो पहले से ही अति को लेकर काफी परेशान थे। स्वरा ने उन्हें बताया कि अति का किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन वो अब मिल चुकी है और अब निरंजन जी के किसी दोस्त के घर रखती है और वो बहुत खुश है और अब वो अपनी कॉलेज पढ़ाई यहीं से पूरी करेगी। देवेंद्र जी अब तक शिमला में ही थे और अभी तक उन्होंने अपने आदमी अति को ढूंढने के लिए लगा रखे थे। आखिर उन्होंने अति को अपनी बेटी माना था। अब अति के मिलने वाली बात सुन वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने स्वरा की बातों पर यकीन कर लिया। थोड़ी देर फोन में बात करने के बाद स्वरा कॉल रख एक गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी मॉम डैड, लेकिन मैं आप लोगों को सच्चाई नहीं बता सकती। मैं आप लोगों को और परेशान नहीं कर सकती। अब मुझे ही सब पता लगना होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। स्वरा जल्दी से कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसे अति से मिलना था, इसलिए वो क्लास के टाइम से पहले जाना चाहती थी। सिंघानिया मेंशन सब ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। मीनाक्षी जी कुछ सर्वेंट के साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। तभी नील, लक्ष्य और अधिक तीनों रेडी होकर नीचे आते हैं और लक्ष्य मीनाक्षी जी को हग कर बोला, गुड मॉर्निंग बड़ी मॉम। मीनाक्षी जी भी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। मीनाक्षी जी सबको देखकर बोली, आज सब लक्ष्य की पसंद का बनाया है। चलो जल्दी बैठो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। लक्ष्य जल्दी से मना करते हुए बोला, नहीं बड़ी मॉम, मैं घर में खा लूंगा, अभी चलाता हूँ। मीनाक्षी जी लक्ष्य को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। ये पहली बार था जब लक्ष्य ने खाने से मना किया हो और वो भी तब जब सब उसकी पसंद का बना हो। वो लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी, जैसे आंखों से स्कैन कर पता करना चाहती हो उनके सामने खड़ा लड़का सच में लक्ष्य है या कोई और। उनके इस तरह देखने से लक्ष्य पप्पी सा फेस बनाकर बोला, बड़ी मॉम ऐसे मत देखिए, अगली बार पक्का खाऊंगा, अभी चलता हूँ।
इतना बोल लक्ष्य वहां से जाने लगा और उनके पीछे ही अधिक और नील भी। तभी मीनाक्षी जी जल्दी से बोली, रुको। सबने मुड़कर उन्हें देखा तो मीनाक्षी जी आंखें छोटी कर सबको घूर घूर कर देख रही थी। उनके इस तरह देखने से सबके कदम वहीं रुक गए। वो पलटी और टेबल पर प्लेट सीधा करते हुए बोली, ऐसे कैसे बिना खाए जाओगे? चुपचाप बैठे और खाओ, पता नहीं कब खुद का ख्याल रखना सोखोगे तुम सब। अधिक जनता था, मीनाक्षी जी जरूर ऐसा ही कुछ बोलेगी। वो उनके सामने खड़ा होकर एक गहरी सांस लेकर बोल, मॉम आप टेंशन क्यों लेती हो? अब हम बच्चे नहीं है। कल लिटिल को देखा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक बार ऑफिस जाने से पहले उसे देख लेंगे तो हमारा दिन अपने आप अच्छा बन जाएगा। इसलिए हम रॉयल विला जा रहे हैं और वही खा लेंगे, आप टेंशन मत लो। मीनाक्षी जी मुस्कुरा दी और तीनों जल्दी से वहां रॉयल विला के लिए निकल गए। कबीर जी जो सोफे पर बैठे कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी थी। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए, उन्हें भी अति बेहद पसंद आई थी। दूसरी तरफ शिमला निरंजन जी इस वक्त एक छोटा लेकिन बेहद ही सुंदर सा रेस्टोरेंट में थे। ये कुछ ही सालों पहले खुला था लेकिन फिर भी काफी फेमस हो चुकी थी। सुबह होते ही ये लोगों से भर जाया करती थी। लोगों को यहाँ का खाना काफी पसंद आता था, इसलिए निरंजन जी काफी खुश थे। अब उनके पास उनकी प्रिंसेस नहीं थी, इसलिए वो अति की पसंद का खाना डेली किसी ना किसी को फ्री खिलाया करते थे। ऐसा करने से उन्हें बेहद सुकून मिलता था। निरंजन जी अपने पर्सनल एरिया में सोफे पर बैठे अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहे थे कि तभी उनका फोन रिंग करने लगा। उन्होंने अपना फोन देखा तो झट से कॉल उठा लिया, क्योंकि ये राघव का कॉल था। वो बड़े शांत लहजे में बोले, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सामने से राघव टेंशन में बोला, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है सर। निरंजन जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से आंखें खोल शांति से बोले, क्या वो अब तक प्रिंसेस को ढूंढ रहे हैं? राघव हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ सर, वो विवेक और उसका वो गिरा हुआ बाप पूरे लंदन में बेबी को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। दिन ब दिन उसका पागलपन बेबी के लिए बढ़ा ही जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर उसे पता चल गया कि बेबी इंडिया में है तो उसे एक पल नहीं लगेगा इंडिया जाने के लिए, और अगर उसे ये पता चल गया तो वो कैसे भी कर बेबी को ढूंढ ही लेगा। निरंजन जी ने कस के अपने हाथों की मुठियां बना ली। उन्हें विवेक पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उनके लंदन छोड़ने की वजह विवेक था। उन्होंने अति को विवेक के पगलनपन से बचाने के लिए लंदन छोड़ा था। फ्लैशबैक लंदन विवेक ने एक दिन अति को किसी बीच के किनारे देख लिया था। अति राघव जी के साथ अक्सर वहां जाया करती थी क्योंकि बीच अति की फेवरेट जगह थी। निरंजन जी भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाते थे। वैसे भी वो जगह शहर से काफी दूर और खाली थी जहां लोग का आना नहीं होता था। अति राघव जी के साथ मस्ती करने में बिजी थी। वो राघव जी पर पानी फेंक रही थी और राघव जी उससे बचने के लिए भाग रहे थे। अति खाली पैर उनके पीछे पीछे भाग रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। अति को बहुत मजा आ रहा था। वही विवेक जो आज गुस्से में कार ड्राइव करते हुए गलती से यहां आ गया था, वो अति को देखते ही अति की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी वो क्यूट हरकतें देख जैसे पागल सा हो गया था। उसे अति किसी भी कीमत पर चाहिए थी। वो अपन बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, वाह क्या चीज है ये, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक ऐसी कमाल की खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। एक ही झलक में सीधा दिल में उतर गई। इस खूबसूरत डॉल को तो मेरी बाहों में होना चाहिए, इसलिए अब से तुम मेरी हो। उसने तुरंत अति की एक फोटो ले ली जिसमें अति बहुत क्यूट लग रही थी। विवेक अति के फोटो पर बड़े ही अजीब तरह से हाथ फेरते हुए बोला, बिल्कुल किसी डॉल की तरह हो तुम। वो अति को देखते ही जैसे पागल सा हो गया था। वो छूना चाहता था लेकिन वो अति तक पहुंच पाता उससे पहले ही राघव ने उसके इरादे भांप लिए और तुरंत अति को वहां से लेकर निकल गए। विवेक ने उनका पीछा किया लेकिन राघव भी कम नहीं, उसने इतनी तेजी से कार ड्राइव किया कि विवेक उनको फॉलो ही नहीं कर पाया। राघव जी अति को सीधा घर ले आए। बेचारी अति को तो पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। वो तो बीच में बहुत खुश थी। अति सवालिया नजरों से राघव को देखने लगी और मुंह बनाकर बोली, अंकल आज कितने दिनों बाद मैं बीच पर गई थी। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे कितना मजा आ रहा था, मुझे वहां और रहना था। अति की बात सुन राघव जी ने कुछ नहीं कहा और रूड होकर बोले, अपने कमरे में जाओ। उनकी इतनी रूड आवाज सुन अति की आंखें नम हो गई और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अति को देख राघव को बहुत बुरा लगा। वो विवेक के बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा ये छोटी सी बात है, अक्सर लड़के लड़कियों को देखकर ऐसी हरकतें करते हैं लेकिन वो गलत निकले।
कुछ ही घंटों में उन्हें पता चला कि विवेक अति को पागल को तरह ढूंढ रहा है। अब निरंजन जी को टेंशन होने लगी। उन्होंने पता लगाया कि विवेक कौन है तो उन्हें पता चला कि विवेक महेंद्र सिंह का बेटा है। अब तो निरंजन जी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो उन्हें अच्छे से जानते थे और वो जब अंडरवर्ल्ड में थे तब उनकी काफी गहरी दुश्मनी थी। अगर महेंद्र सिंह को पता चल जाता कि निरंजन जी की कोई बेटी है तो वो पक्का अति को मरने की कोशिश करते और अब तो उनका बेटा भी अति को पाने की पीछे पागल हो चुका था। इसलिए उन्होंने कुछ सोचा और बिना देर किया अति को लेकर सीधा इंडिया आ गए। तब से ही विवेक अति को अब तक ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें अति के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि राघव इन सब के लिए पहले से रेडी रहता था। फ्लैशबैक एंड निरंजन जी उस वक्त काफी डर गए थे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो इंडिया आ गए, लेकिन इंडिया में अति अक्ष के हाथों लग गई। निरंजन जी अक्ष को जानते थे। उन्हें पता था अगर अति को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अक्ष है। सिर्फ इसलिए उन्होंने अक्ष की सारी बातें चुपचाप मान ली। वो उन बातों में खोए हुए थे कि तभी राघव बोला, सर मुझे बेबी की बहुत याद आ रही है, क्या आप मेरी उससे बात करना देंगे? मैंने उसे कई बार कॉल किया लेकिन फोन बंद आ रहा है। निरंजन जी हड़बड़ा कर बोले, वो प्रिंसेस स्वरा के घर गई हुई है, मैं कभी और तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। राघव भी गहरी सांस लेकर बोला, सर आप बेबी का अच्छे से ख्याल रखिएगा और कहिएगा मैं उसे बहुत मिस करता हूं। निरंजन जी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हैं। अब उन्हें अति के लिए टेंशन नहीं थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अक्ष के पास वो पावर है कि वो एक ही पल में किसी को भी तबाह सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसके होते हुए कोई अति को आंख उठाकर देख नहीं सकता और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो अक्ष उनकी आंखें निकाल लेगा। रॉयल विला अति कॉलेज के लिए रेडी थी। वो सीढ़ियों से उतरकर अभी जस्ट पहला कदम ही रखा था कि तभी अचानक ही लक्ष्य एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अति अचानक हुई इस हरकत से अति डर गई और घबरा कर बोली, भाई आपने ऐसा क्यों किया? मैं डर गई ना। अति को घबरा देख लक्ष्य अति का हाथ पकड़कर बोला, सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था आप डर जाएगी। चलिए देखिए बड़ी मॉम ने आपके लिए क्या भेजा है। अति खुश हो गई। सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे और अक्ष लक्ष्य को घूर रहा था क्योंकि उसने अति का हाथ पकड़ रखा था। जब सबने ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया तो मीनाक्षी जी ने कुछ पैक करवा दिए थे और अब उसे गर्म कर दिया गया था और उसकी खुशबू अति को अपनी तरफ खींच रही थी। अति जल्दी जल्दी चलने लगी और तभी अक्ष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य और अति उसे नासमझी से देखने लगे और अति धीरे से लक्ष्य को बोली, भाई अब हमने क्या कर दिया? ये डेविल हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? लक्ष्य ने ना में सर हिला दिया और दोनों ही अक्ष को देखने लगे। वही अक्ष की नजरें एकटक लक्ष्य के हाथों को घूर रही थी जिससे उसने अति का हाथ पकड़ हुआ था। अक्ष उसे ही अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, बच्ची नहीं है, खुद से चल सकती है, छोड़ो उसे। लक्ष्य बेचारा सा मुंह बनाकर अति को देखने लगा तो अति अपनी नीली आंखों से घूर घूर कर अक्ष को देखने लगी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्ष दोनों का छुड़ाकर खुद उसका हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट टेबल के पास ले जाता है। अक्ष की इस हरकत को देख लक्ष्य अपनी दोनों आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए मन ही मन बोला, भाई कितने अजीब है, खुद तो भाभी को 5 साल की बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं और मुझसे कहते हैं बच्ची नहीं है, खुद से चल सकती है। उन्हें लक्ष्य भी मुंह बनाकर अपनी चेयर के पास जाता है, लेकिन अधिक वहां पहले से अपना कब्जा जमा कर बैठ चुका था क्योंकि उसके साइड वाली चेयर में अति बैठी थी। लक्ष्य अधिक को घूरते हुए बोला, भाई ये मेरी चेयर है, आप उठो मेरी जगह से। अधिक साफ मना कर देता है जिससे लक्ष्य जिद करते हुए उस चेयर को पकड़ लेता है और बच्चे की तरफ उसे खींचने लगा है। वो बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोला, भाई ये मेरी चेयर है, मुझे यही बैठना है, आप अभी के अभी मेरी चेयर से उठो, भाई उठो ना प्लीज भाई। लक्ष्य को देख ऐसा लग रहा था अगर उसे उसकी चेयर नहीं मिली तो वो अभी ही रो देगा। अति के आने से पहले लक्ष्य अक्ष से 4 चेयर दूर बैठा करता था, लेकिन अब उसे अति के साथ बैठना था और सब इस बात को अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए उन्हें लक्ष्य पर और भी हंसी आ रही थी। अक्ष अपनी सर्द नजरों से लक्ष्य को घूरने लगा। उसे इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लक्ष्य अब भी जोर जोर से चेयर को खींच रहा था और उसकी इस हरकत से अति हैरानी से लक्ष्य को देखने लगी। वो अपनी प्यारी सी आवाज में लक्ष्य से बोली, भाई आप रो मत, आप ना मेरी चेयर पर बैठ जाओ। अति को बहुत बुरा लग रहा था कि लक्ष्य को उसकी चेयर नहीं मिल रही है। अति की वो मीठी सी आवाज सुन सब अति को देखने लगे। वही अक्ष अति को बुरी तरह से घूरने लगा। अति उठने ही वाली थी कि तभी अक्ष उसका हाथ पकड़कर सर्द आवाज में बोला, चुपचाप यही बैठी रहो वरना
अक्ष का इतना कहना था कि अति चुपचाप किसी मासूम बच्चे की तरह आप होठ रख उंगली रख बैठ गई। अक्ष ने लक्ष्य को देखा और अपनी कड़क आवाज में बोला, यहाँ चेयर की कमी नहीं है, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो वरना जा सकते हो। लक्ष्य मुंह बनाकर खाली वाली चेयर पर बैठ जाता है जो अति से काफी दूर थी। उसे अधिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो अधिक को पकड़कर खूब पीटे, लेकिन काश वो अपना गुस्सा इस तरह से निकल पाता। वही अधिक एक नजर अति को देख मन ही मन मुस्कुराकर बोला, लिटिल के आने से सब कितना बदल गया है। ये पत्थर का विला अब घर लगने लगा है। सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई है। सच में लिटिल में कुछ तो ऐसा है जो सबसे अगल है। अधिक एकटक अति को देखना लगा जो अपने में ही मस्त होकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। वो बहुत छोटा छोटा बाइट ले रही थी और खाते वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। उसका वो क्यूट सा फेस देखकर अधिक को अति पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल कर रहा था कसले हक कर लूं, लेकिन अक्ष को देखते ही उसकी दिल की सारी इच्छा दिल में ही रह गई। क्या विवेक कभी ढूंढ पाएगा अति को? क्या होगा जब महेंद्र सिंह को अति का सच पता चलेगा? चैप्टर 45, तुम्हारी रूह पर भी सिर्फ मेरा नाम लिखा है। ब्रेकफास्ट के बाद सब अति को बाय बोल ऑफिस चले जाते हैं और अति भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। मैक्स अति को कॉलेज गेट तक छोड़कर चला जाता है और अति जल्दी से अपनी क्लास की ओर चली जाती है। वो जैसे ही क्लास के अंदर जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है क्योंकि स्वरा उसी का वेट कर रही थी। अति जल्दी से उसके पास जाती है तो स्वरा उसे कस के हक कर लेते और फिर उससे थोड़ी दूर होकर झूठी नाराजगी जताते हैं। बोली, कल मुझे मिले बिना क्यों चली गई थी? मैंने कहा था ना मुझे तुझसे बात करनी है, फिर भी तुम चली गई। स्वरा ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन सच कहूं तो उससे झूठ में भी अति से नाराजगी का नाटक नहीं हो रहा था और अति का शकल देख मन कर रहा था कि अपनी बाहों में भर लूं। फिर भी स्वरा ने अपना मुंह फेर लिया और शकल बिगड़ ली, जिससे वो थोड़े गुस्से में दिख रही थी। अति स्वरा को मानने का रास्ता सोचने लगी और तभी अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से स्वरा को कस के हक कर लिया और फिर अपनी वो मीठी सी आवाज में धीरे से बोली, क्या सच तुम मुझसे नाराज हो? सॉरी ना, अब गुस्सा मत करो। अति की वो प्यारी सी आवाज सुन स्वरा अति को साइड हक कर मुस्कुराते हुए बोली, ओ मेरी जान, तुम्हारी आवाज में तो जैसे जादू है। मैं तुझसे चाहे जितना गुस्सा हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी एक आवाज से ही मुझे तुझ पर प्यार आने लगता है। फिर मैं चाहकर भी तुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। अति मुस्कुरा देती है। दोनों थोड़ी देर साथ में बैठकर बातें करते हैं। स्वरा अति के उसका एड्रेस पूछती है तो अति का मुंह ही बन जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था वो रहती कहाँ है। वो तो रॉयल विला से सीधा कॉलेज और कॉलेज से रॉयल विला आया जाया करती थी। स्वरा जल्दी से अति का नंबर ले लेती है और तभी उसकी नजर अति के फोन पर जाती है। स्वरा फोन को देखने लगी तो अति मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी है ना? स्वरा सिर्फ हाँ में अपना सर पकड़ है। अति अक्ष को याद कर खोई हुई सी बोली, मुझे भी बहुत पसंद आई थी, वो बहुत अच्छे हैं। पता है उन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत सारे कपड़े और टेडी बियर लिए हैं और वो मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम और चॉकलेट भी खिलाते हैं। अति के होठों पर अपने आप ही स्माइल छा गई। पता नहीं क्यों पर उसे अक्ष की बहुत तारीफ करने का दिल कर रहा था और वो अक्ष के बारे में बस बोल ही जा रही थी। स्वरा फोन को देखते ही समझ गई थी कि वो कितना महंगा फोन होगा। उस फोन की कीमत वो सोच भी नहीं सकती थी और अति की बातें सुन उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। स्वरा अति से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी अति का क्लास का टाइम हो जाता है तो स्वरा अति के दोनों गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, अच्छा क्लास के बाद में मिलते हैं, मैं खुद आऊंगी तेरे पास और तू कहीं जाना मत। ओके। अति हाँ में अपना सर हिलाती है तो स्वरा जल्दी से अपने क्लास चली जाती है। 2 मिनट बाद एक लेडी प्रोफेसर आती है और अति की पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है। अति भी अपने क्लास टाइम पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा देती है। 2 घंटे बाद जब स्वरा का क्लास खत्म होता है तो वो अति के पास आती है। फिर दोनों खूब सारी मस्ती करते हैं। स्वरा अति के साथ पहले कॉलेज गार्डन जाते हैं जो काफी बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। अति को वो गार्डन बहुत पसंद आया था। दोनों ने वहां खूब सारी फोटोज ली और उसके बाद कॉलेज के कुछ अच्छे अच्छे जगहों पर कुछ फोटोज और सेल्फी लेते हैं। अति को आज बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो बुरी तरह से थक गई और एक बेंच पर बैठ गई। स्वरा भी बहुत थक गई थी, लेकिन उसे भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। वो अति का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, यार चलना कैंटीन में चलकर कुछ खा लेते हैं, कितनी जोरों की भूख लगी है। भूख तो अति को भी लगती थी, लेकिन अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो थकी हुई आवाज में बोली, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूं।
उसने अपने बैग से अपना टिफिन बॉक्स निकाला और स्वरा को बैठने का इशारा कर बोली, जब तक मैं कुछ खाना लूं मैं चल नहीं पाऊंगी। दोनों ने साथ में खाना खाया। टिफिन काफी टेस्टी था जो दोनों को बहुत पसंद आया था। वही मोना क्लास में बैठी हुई थी और एकटक अपने हाथ को घूर रही थी। उसके दाएं हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी चोट आई हो। मोना को इस वक्त अपने हाथ पर दर्द हो रहा था। तभी उसकी एक दोस्त उसके हाथों को देखकर बोली, यार किसकी तुझसे इतनी दुश्मनी हो गई जो उसने तुझे जान से मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ गोली तेरे हाथ पर लगी, वरना कहीं और लगी होती तो पता नहीं क्या होता। उसकी बात सुन एक दूसरी लड़की बोली, सही कह रही है तू, मुझे लगता है ये जरूर मोना का कोई एक्स बॉयफ्रेंड का काम होगा। फिर वो मोना को देखकर बोली, तुझे क्या लगता है? अपनी दोस्त की बात सुन मोना अपनी लाल आंखों से अपने हाथ को घूरते हुए बोली, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। मुझे तो ऐसा कोई लड़का याद नहीं है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि वो मुझे मरने की सोच भी सकते। मोना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि किसने उसके हाथ पर गोली चलाई होगी। परसों मोना अपने दोस्तों के साथ पब में गई थी और वहीं पर किसी ने उसके हाथ पर गोली चलाई थी। पब में इतना शोर था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबको लग रहा था कि किसी ने मोना को जान से मारने की कोशिश की है और गलती से उसका निशाना चूक गया, इसलिए गोली हाथ में लगी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब उन्हें क्या पता मोना ने जो अति पर हाथ उठने की गलती की थी ये उसकी सजा मिली थी। उसके दाएं हाथ पर गोली लगी थी जिससे उसने अति पर हाथ उठने की गलती की थी। अक्ष मोना को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था, ये तो होना ही था। अति और स्वरा ने आज काफी सारी मस्ती थी की और शाम को घर आते ही अति जल्दी से खाना खाती है क्योंकि उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। खाना खाने के बाद अति बिना एक पल गवाए बेड पर पेट के बल लेट गई। वो आज बहुत थक गई थी और बेड पर लेटते ही उसे तुरंत ही नींद आ गई। रात का वक्त सब ऑफिस से आ चुके थे लेकिन अति उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अक्ष जैसे ही अपने कमरे में जाता है उसकी नजर सबसे पहले बेड पर अजीब तरह से सो रही अति पर जाती है। अति पेट के बल सोई हुई थी और उसके कस के उसकी पिंक कलर की टेडी बियर को हक कर रखा था। अक्ष उस टेडी बियर को अति से अगल करता है जिसकी वजह से अति की नींद खुल जाती है और वो नींद भरी आंखों को हल्का सा खोलकर अक्ष को देखती है, पर अगले ही पल उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। अति की इस हरकत से अक्ष हल्का सा मुस्कुराता है और फिर क्लोजेट में चला जाता है और खुद चेंज कर आता है और एक नाइट ड्रेस अति के लिए ले आता है। अति आते ही सो गई थी, उसने चेंज भी नहीं किया था और उस ड्रेस में अति अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी, लेकिन नींद इतना था कि वो उठना ही नहीं चाहती थी। अक्ष अति के कपड़े चेंज करने के लिए अति का ड्रेस का जीब खोल देता, वही अति को नींद में भी अक्ष का टच अच्छे से महसूस हो रहा था। अति को अक्ष का टच काफी अच्छा लग रहा था जिसकी वजह से उसके होठों पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं सच है तो वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में अब भी नींद भरा हुआ था। अति जैसे ही अपने कपड़ों को देखती है जो अब उस कंधे से नीचे हो चुके थे। अति खुद को इस तरह से देख जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है, अपनी नजरें झुका लेती है। उसे अक्ष से बहुत शर्म आ रही थी। सोने की वजह से अति के बाल बिखरे हुए थे लेकिन वो बिखरे हुए बालों में और क्यूट लग रही थी। अक्ष अति के हाथों से ब्लैंकेट छीनते हुए बोला, सो जाओ मैं चेंज कर देता हूं। अक्ष की बातें सुनते ही अति की सांसें जैसे उसके गले में ही कहीं अटक सी जाती है और वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगती है। अक्ष अति की उन खूबसूरत नीली आंखों में गहराई से झांकते हुए अति से ब्लैंकेट छीन लेता है। अति अपनी नजरें झुकाकर हकलाते हुए बोली, नहीं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अक्ष एकदम से अति के चेहरे के बेहद करीब आ जाता है। अक्ष को अपने इतना करीब देख अति का दिल जैसे हजारों की स्पीड में भागने लगता है। अक्ष अपने होठ अति के कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, क्यों नहीं कर सकता मैं? तुम्हें नींद आ रही थी ना, चलो तुम सो जाओ मैं चेंज कर देता हूं। अति का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हकलाते हुए बोली, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। अति की बात सुन अक्ष मुस्कुराया और अति के बालों को उसके कान के पीछे कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस ड्रेस में सोना अच्छा नहीं होता, इससे तुम्हें और तुम्हारी ये सॉफ्ट सी बॉडी को कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जाओ चुपचाप चेंज करके आओ। अब अति ने एक सेकंड नहीं गवाए और तेजी से भागते हुए क्लोजेट रूम में घुस गई। अक्ष बस एकटक क्लोसेट के दरवाजे को देखा रहा जब तक अति बाहर नहीं आ गई।
अति को अब भी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि उसे अपनी नींद बहुत प्यारा था, लेकिन अक्ष बेड पर बैठा हुआ था और एकटक उसे ही देख रहा था। अक्ष की वो गहरी नजरें देख अति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो बेचारा सा मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई और अपनी बुक्स लेकर उसे पढ़ने लगी। पर यह तो सिर्फ अक्ष को दिखाने के लिए था कि वो पढ़ाई कर रही है, असल में तो अति बुक अपने चेहरे के सामने रखकर बस पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, इसलिए उसने बुक से अपना चेहरा कवर कर रखा था। अक्ष मुस्कुराया और बोला, अपनी ये फालतू की मेहनत बंद करो और आकर सो जाओ। अति जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं मुझे अभी नींद आ रही है, मैं बाद में सो जाऊंगी। अक्ष ना में सर हिलाकर उठा और अति के सामने आकर खड़ा हो गया। अति बुक से अपना फेस छुपा रही थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसके बाद उसे अक्ष से बहुत शर्म आ रही थी। अक्ष ने अति के हाथ से बुक छीन लिए और एक झटके से अति को अपनी बाहों उठा लिया। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी और बोली, मैं पढ़ रही थी ना, मुझे अभी नीचे उतारिए, मुझे पढ़ना है। अक्ष अति को बेड पर लेटा कर बोला, मुझे पता है तुम बहुत जल्दी थक जाती हो और आज जो तुमने मस्ती की है उसके बाद तो तुम्हें बहुत जोरों की नींद की आ रही होगी। आखिर नींद तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो है, इसलिए अपनी झूठी नोट की किसी और को दिखाना, अभी चलो सो जाओ। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। अब अक्ष को ये कैसे कि उसे नींद इतना प्यारा है और उसने उससे दोस्ती भी कर रखी है, और सबसे बड़ी बात उसने आज कॉलेज में जो मस्ती की उसके बारे में भी अक्ष को पता है। वो अक्ष को एकटक देखते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आता है? अक्ष अति का सर अपने सीने में रखकर उसके बालों पर अपने होठों से चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ वाइफी, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं जिसकी मुझ कोई खबर नहीं। तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारी धड़कन और धड़कन से लेकर तुम्हारी रूह तक सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम लिखा है, पर तुम इतनी इनोसेंट हो ना कि तुम्हें इसकी कोई खबर ही नहीं है। अति को अक्ष की बातें समझ नहीं आई। वो अपना सर अक्ष के सीने से निकलकर अक्ष को देखने लगी और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, आप इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों करते हो? मुझे आपकी ऐसी बातें समझ नहीं आती। अक्ष मुस्कुराया और अति का सर फिर से अपने सीने में घुसाते हुए बोला, बातें क्या, मैं भी तुम्हें समझ नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हारा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे ऐसी इनोसेंट ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल किसी लिटिल गर्ल की तरह। तुम मेरी लिटिल गर्ल हो और तुम मुझे इसी तरह पसंद हो। अति को सच में अक्ष की एक भी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। क्या मोना अपने ऊपर हुए हमले का कारण जान पाएगी? क्या होगा जब अति के सामने अक्ष का वो रूप आएगा?